नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष में। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश भर के अहम किस्से और कहानियां। आज की इस कड़ी की शुरुआत करेंगे हम जगमगाती हुई रिपोर्ट से, क्योंकि इस हफ्ते के सोमवार को दियों की लौ ने पूरे देश भर में एक चमक छोड़ दी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एकता और स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कड़ी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखा है और इस पत्र में लिखा है कि मेरे प्यारे देशवासियों, ऊर्जा और उमंग से भरी दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद ये दूसरी दीपावली है। प्रभु श्री राम हमें मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं और साथ ही हमें अन्याय से लड़ने की भी सीख देते हैं। इसका जीवंत उदाहरण हमने कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन भी किया और अन्याय का बदला भी लिया। इस बार की दीपावली इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश के अनेक जिलों में, दूर दराज के क्षेत्रों में पहली बार दीपावली के दीप जलेंगे। ये वो जिले हैं जहां नक्सलवाद और माओवादी आतंक को जड़ से मिटा दिया गया है। बीते दिनों में हमने देखा है कि कैसे अनेक व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दिनों में हमने देखा है कि कैसे अनेक व्यक्ति हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। उन्होंने देश के संविधान के प्रति आस्था जताई है। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि इन ऐतिहासिक उपलब्धियों के बीते कुछ दिनों पहले देश में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की भी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने जीएसटी की बात की। नवरात्रि के पहले दिन जीएसटी की कम दरें लागू हुई हैं और प्रधानमंत्री ने लिखा कि जीएसटी बचत उत्सव में देशवासियों के हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं। अनेक संकटों से गुजर रहे विश्व में हमारा भारत स्थिरता और संवेदनशीलता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा है। आने वाले कुछ समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने वाले हैं। एक नागरिक के तौर पर हमारा प्रमुख दायित्व है हम देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। हम स्वदेशी अपनाएं और गर्व से कहें कि ये स्वदेशी है। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाएं। हम हर भाषा का सम्मान करें। प्रधानमंत्री ने इन सब विषयों पर विस्तार से लिखा, कहा कि हमें सब भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में लिखा कि हम स्वच्छता का पालन करें, हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। प्रधानमंत्री ने लिखा कि भोजन में तेल की मात्रा 10% कम करें और योग को अपनाएं। ये सारे प्रयास हमें और गति से विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। दीपावली हमें यह भी सिखाती है कि जब एक दीप दूसरे दीप को जलाता है तो उसका प्रकाश कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता है। इसी भावना से हमें भी इस दीपावली पर अपने समाज में, अपने आसपास सद्भाव, सहयोग और सकारात्मकता के दीप जलाने हैं। अंत में प्रधानमंत्री ने लिखा कि एक बार फिर से आप सभी को दीप पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। न्याय केवल अदालतों में सुनाए जाने वाला फैसला नहीं, परंतु एक विश्वास है कि हर नागरिक को उसका अधिकार मिलेगा। देश में पिछले 1 साल से शुरू हुआ नया सफर, जो कि 3 नए कानून के लागू होने से शुरू हुआ था, उसे 1 साल हो गया है।
नए विधान न्याय की नई पहचान पे आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट जिसने कानून और संविधान को एक नई दिशा दी है। 1 जुलाई 2024 का वो दिन जब देश में बरसों पुराने अंग्रेजों के जमाने के बने कानूनों को हटाकर देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए। ये हैं भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इन 3 नए आपराधिक कानूनों ने पुराने कानूनों की जगह ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार का इन 3 नए कानूनों को लागू करने का उद्देश्य है कि भारत की न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, कुशल और समकालीन समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना है। इन नए कानूनों को लागू हुए सफलतापूर्वक 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। केंद्र सरकार व राज्य सरकारें इन कानूनों के प्रति जनता में जागरूकता लाने के लिए देश में कई जगह प्रदर्शनी का आयोजन कर रही है। 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी जी जो नए 3 कानून लाए हैं, इससे किसी भी एफआईआर देश भर में 2027 के बाद होगी। पूरी व्यवस्था लागू होते होते 2 साल और लगेंगे, परंतु 2027 के बाद जो भी एफआईआर होगी इसको 3 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था इस कानून से हो जाएगी। पूरे देश में कोई किसी के भी साथ अन्याय होता है तो वो कोर्ट में जाना पसंद नहीं करता है। हमारी न्यायिक व्यवस्था की छवि न्याय समय पर न मिले ऐसी बनी है, और मैं विश्वास के साथ राजस्थान की जनता को बताने आया हूं कि 3 आपराधिक न्याय प्रणाली के कानून आपको समय पर सुलभ तरीके से, सरलता से न्याय देने का काम करेंगे। मोदी जी ने ईज ऑफ लिविंग के लिए ढेर सारे परिवर्तन किए हैं, परंतु इसके साथ ही ये कानूनों के अमल के साथ ही ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि कानूनों के माध्यम से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दंड की जगह न्याय से प्रेरित होकर काम करेगी। पूरे देश में इसका सटीक क्रियान्वयन हो चुका है और इसका गृह मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से सभी राज्यों को सहायता और फॉलोअप करने के लिए भी मार्गदर्शन मिल रहा है। आए हुए भारतीय संसद में पारित हुए और भारतीयों को न्याय दिलाने वाले कानून की ये शुरुआत एक ऐतिहासिक बात है। कुल मिलाकर ये 3 नए आपराधिक कानून ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। दंड आधारित व्यवस्था से न्याय आधारित व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर न्यायिक प्रणाली में ये कानून क्रांतिकारी बदलाव कर रहे हैं और 2047 तक भारत को विकसित बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, राजस्थान। देश की सुरक्षा और शांति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले पुलिस कर्मियों को पूरे देश ने नमन किया। यह अवसर था 21 अक्टूबर का, जब पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये दिन 1959 में लद्दाख में पुलिस कर्मियों द्वारा अपनी जान न्यौछावर करने के बाद से ये दिन मनाया जा रहा है। तो आइए नमन करते हैं उन वीरों के बलिदान को। सम्मान में पुष्पचक्र अर्पित किए गए। हम सबके प्रेरक वीर जिनके सामने बौना हिमालय। एक सरकार के रूप में हमने सिर्फ देश की सुरक्षा पर ही नहीं,
बल्कि देश की सुरक्षा में लगे हुए अपने पुलिस बलों पर भी ध्यान दिया है। यह बड़े अफसोस की बात है कि एक लंबे समय तक पुलिस के योगदान को एक समाज के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमने उतना रिकॉग्नाइज नहीं किया था। उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए जो सकारात्मक प्रयास जितने होने चाहिए थे नहीं किया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पुलिस के हमारे साथियों की स्मृति को जीवंत रखने के लिए, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए 2018 में नेशनल पुलिस मेमोरियल की भी स्थापना की। इसके अलावा हमने पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ बेहतर सुविधाएं भी दी हैं। पुलिस बलों के मॉडर्नाइजेशन के लिए स्टेट को भी पर्याप्त रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। आज हमारे पुलिस बलों के पास सर्विलेंस सिस्टम, ड्रोन्स, फॉरेंसिक लैब्स और डिजिटल पुलिसिंग जैसे आधुनिक साधन हैं। हालांकि पुलिस को मिल रही इन तमाम सुविधाओं के बीच मैं ये कहना चाहूँगा कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। इसलिए हमें उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने पर भी ध्यान देना होगा। शहीद दिवस 21 अक्टूबर को हम लोग उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने गत वर्ष में अपने प्राणों की आहुति देकर देश प्रेम का जज्बा दिखाया और सब लोग सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे, उसके लिए सबसे बड़ी बलिदान जो दे सकते हैं वो दिया। तो उन्हीं की स्मरण में उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए ये प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। पुलिस शहीद दिवस है। आज के दिन हम सब उन वीर सपूतों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्होंने कर्तव्य पालन करते हुए प्राणों की आहुति दे दी। आज से 66 वर्ष पूर्व आज के ही दिन 1959 में लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र में भारतीय पुलिस के जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इन वीरों के बलिदान को याद करने व प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से देश के हर पुलिस संगठन व संस्थान में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है। इन वीरों का बलिदान भारतीय पुलिस के कार्यों की उच्चतम परंपराओं का प्रतीक है तथा कर्तव्य निष्ठा का अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करता है। समस्त भारत में 1/9/2024 से 31/8/2025 के मध्य 191 पुलिस अधिकारियों ने दुष्कर परिस्थितियों में राष्ट्र सेवा में उद्यत होते हुए वीर गति प्राप्त की है। उन शहीद हुए पुलिस अधिकारियों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के 11वें उपराष्ट्रपति और राजस्थान की राजनीति के शिल्पकार भैरव सिंह शेखावत एक ऐसा नाम जिसने सियासत को जनसेवा का माध्यम बना लिया। आपको बता दें कि दशकों तक उनका व्यक्तित्व जन जन के दिल में बस गया। तो आइए याद करते हैं उनकी जयंती पर उन्हें जो अपनी सरलता में भी महान थे। भैरव सिंह शेखावत ने 20 नवंबर 2002 को राज्यसभा के सभापति के रूप में पदभार संभाला और पूरी निष्पक्षता के साथ सदन की कार्रवाई चलाई। संसदीय गरिमा पर उनका खास जोर था। इसी नाते जब बहुचर्चित ऑपरेशन चक्रव्यूह और ऑपरेशन दुर्योधन से संसद की गरिमा पर चोट पहुंची तो सबसे पहले शेखावत ने ही इस पर तीखी टिप्पणी और कार्रवाई की। सभापति बनने के बाद उन्होंने सदस्यों से साफ तौर पर कहा, हमारी भलाई इसी में है कि राजसत्ता राजधर्म का निर्वाह करना सीखे, अन्यथा देश का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना बिखर जाएगा। हमें देश की अखंडता और उसके धर्मनिरपेक्ष ढांचे को न केवल बरकरार रखना है बल्कि उसे मजबूती देनी है।
कार्यपालिका का कुशल होना जायज है, लेकिन हमारी संसद और हमारे सांसदों का आचरण कैसा है, इस पर आम लोग बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के खाचरियावास गांव में 23 अक्टूबर 1923 को शेखावत का जन्म साधारण किसान परिवार में हुआ। गांव में प्राइमरी के बाद हाई स्कूल की पढ़ाई शिक्षा के लिए वो 30 किलोमीटर दूर जोबनेर गए। ये दूरी वो रोज पैदल तय करते थे। बाद में उन्होंने जयपुर के महाराजा कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पिता के निधन के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन पर परिवार के 8 लोगों का बोझ आ गया। फिर उन्होंने पुलिस की नौकरी की और रामगढ़ शेखावाटी में थानेदार बन गए, लेकिन पुलिस की नौकरी उन्हें रास नहीं आई और उसे छोड़कर खेती करने लगे। आजादी के बाद 1952 के पहले चुनाव में उनके साथियों ने उनसे राजनीति में उतरने को प्रेरित किया, तो वो जनसंघ के सदस्य के रूप में मैदान में उतरे। 5 दशक तक वो धौलपुर से लेकर गंगानगर तक कई इलाकों से चुनाव के मैदान में किस्मत आजमाते रहे। शेखावत 1952 से 1972 तक और 1977 से 2002 तक 10 बार विधायक रहे। 1974 से 1977 के दौरान वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भैरव सिंह शेखावत 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी संगठन में भी वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष से लेकर किसान मोर्चे के संयोजक समेत तमाम बड़े ओहदों पर रहे। वो राष्ट्रीय कृषि नीति पर सुझाव देने के लिए बनी समिति के मुखिया रहे और किसानों के सवालों पर हमेशा मुखर रहे। विश्व व्यापार संगठन के मसले पर तो अपनी सरकार को भी उन्होंने कटघरे में खड़ा करने से परहेज नहीं किया। वो राजस्थान के पहले नेता थे जो उपराष्ट्रपति जैसे बड़े पद पर पहुंचे थे। राज्यसभा में उन्होंने प्रश्नकाल को और प्रभावी बनाने का प्रयास किया। वो चाहते थे कि राज्यसभा अपनी कार्रवाइयों से न केवल लोकसभा बल्कि विधानसभाओं के लिए आदर्श प्रस्तुत करे। एक बार उन्होंने देखा कि सदन में बहुत कम सांसद हैं, तो बहस रोककर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि किसानों को लगना चाहिए कि संसद उनके प्रति चिंतित है। वो कहते थे कि हर सदस्य ये समझ ले कि सदन में अगर कोरम के लिए घंटी बजती है तो ये सदन का अपमान है। शेखावत ने 2007 में राष्ट्रपति पद पर भी चुनाव लड़ा था, लेकिन प्रतिभा पाटिल के हाथों उनको पराजय मिली। उनका निधन 15 मई 2010 को हुआ। श्रद्धेय माननीय भैरव सिंह शेखावत जी की जन्म जयंती है और आप सभी जानते हैं कि जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने जो इस विचार को लेकर के, एक राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के जो उन्होंने एक आंदोलन चलाया था और एक राजनीतिक दृष्टि से अगर हम कहें तो वो उस पीढ़ी के लोग थे। आजादी के बाद इस राष्ट्र को किस तरह से मजबूत हो, गरीब कैसे आगे बढ़े, हर व्यक्ति को समानता का भाव कैसे मिले। माननीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने अंत्योदय की जो परिभाषा राजस्थान से लेकर के पूरे देश के अंदर देने का काम किया। धर्म, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम पुष्कर मेला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि ये विश्व प्रसिद्ध मेला 22 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा और इस मेले में लाखों श्रद्धालु, पर्यटक और पशुपालक हिस्सा लेते हैं। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं होती हैं। तो आइए देखते हैं अजमेर प्रशासन ने किस तरह इस मेले को सुचारू ढंग से करने में अपनी तैयारियां की हैं। रंग रंगीले राजस्थान का सबसे बड़ा त्योहार अजमेर में लगने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला शुरू हो चुका है। यह 7 नवंबर तक चलेगा
मेले में देसी विदेशी पर्यटक शामिल होंगे। मेले के 3 चरणों में पशु मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक मेला शामिल है। श्री पुष्कर पशु मेला 2025 की तैयारियां पूर्ण रूप से की जा चुकी है। अभी तक 120 से अधिक पशु मेला ग्राउंड में आ चुके हैं। पशुपालकों हेतु लाइट वगैरह की व्यवस्था पूरी कर रखी है, सफाई वगैरह पूरी हो चुकी है। पशु के लिए पानी पीने की जो व्यवस्था खेलियाँ हैं वो सभी में पानी भरा हुआ है। और जो अब के पहली बार माननीय जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इनको पशु आवास व्यवस्था के हेतु प्लॉट आवंटित किए थे। 417 प्लॉट अभी तक आवंटित किए जा चुके हैं। अभी तक हनुमानगढ़ और इधर के ही ऊँट ज़्यादा कर आए। हनुमानगढ़, नोहर, भादरा उधर के ऊँट पालक यहाँ पर आए। अशु की बात करें, अशु गोवंश अभी तक जयपुर और इधर के यहाँ पर आए। 10 अशु गोवंश आए, तो आज और बढ़ने की संभावना है। रेतीले धोरों में ऊंट पालकों ने अपने ऊंटों के साथ डेरा डाल लिया है। वहीं घोड़ों की आवक भी शुरू हो गई है। मेले में दुकानें सज चुकी हैं और पर्यटकों का आना भी शुरू हो चुका है। पुलिस व प्रशासन ने सुरक्षा के लिए 2000 से ज्यादा का पुलिस जाब्ता तैनात किया है। वहीं पुष्कर के बाजारों, सरोवर के घाटों व ब्रह्मा मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी भीड़ आना शुरू हो गई है। त्योहारों का मज़ा दुगना हो जाता है जब पूरा परिवार एक साथ आता है और अपने परिवारजनों को मिलाने का काम किया है रेलवे ने। आपको बता दें कि दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए करीबन 7,800 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद निरीक्षण किया और यहाँ तक कि जगह जगह वॉर रूम भी स्थापित किए गए। तो आइए देखते हैं किस तरह रेलवे ने अब की बार सफ़र और भी आसान और सुविधाजनक बनाया। भारतीय रेल त्योहारी सीजन के दौरान 12,011 विशेष ट्रेनें चला रहा है ताकि यात्रा मांग में तेज वृद्धि को पूरा किया जा सके। पिछले 20 दिनों में 4,211 विशेष ट्रेनों ने 1 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सेवा प्रदान की है। त्योहारों की भीड़ को कम करने के लिए 7,800 और ट्रेनें चलाए जाने की योजना है। त्योहारों की भीड़ के दौरान समर्पित होल्डिंग एरिया के अलावा यात्रियों के लिए MUTS सहित अतिरिक्त टिकट काउंटर, पेयजल सुविधाएं और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं। अनारक्षित डिब्बों में भी आरामदायक यात्रा मुहैया कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों में भीड़ नियंत्रण के लिए पुख्ता तैयारी की गई है। नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है तो जयपुर में MUTS से सीधे टिकट जारी किए जा रहे हैं। उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के बीच 5,000 पैकेज्ड पेयजल बोतल बांटी गई तो तंजावुर जंक्शन पर यात्री स्वच्छ सुविधाओं के साथ वातानुकूलित विश्राम कक्षों का लाभ उठा रहे हैं। रेल मंत्री ने कहा कि केवल दिल्ली क्षेत्र से ही प्रतिदिन औसतन 4.25 लाख यात्रियों को सुविधा दी जा रही है। रेल भवन और सभी जोन और मंडलों में समर्पित वार रूम बनाए गए हैं जो सुचारू प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने यात्रियों से बातचीत कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्राथमिक चिकित्सा कक्ष का भी दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से बातचीत की। कई पैसेंजर्स को पूछा है, उन सब ने व्यवस्था के ऊपर अच्छा सेटिस्फेक्शन व्यक्त किया है। और किसी एक बहन ने तो कहा था कि 14 वर्षों से वो अपने यही दिवाली छठ पे काम जाती है, लेकिन इस साल का उनको सबसे अच्छा लगा। मेहनत कर रही है पूरी टीम और करीब करीब अब तक स्पेशल्स में 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स जा चुके हैं। प्लस ये जो दिल्ली एरिया है, केवल दिल्ली एरिया में ऑन एन एवरेज डेली 4.25 लाख लोग जा रहे हैं। यात्रियों ने भी इस वर्ष की बेहतर व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। कई यात्रियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस बार व्यवस्थाएं पहले से कहीं बेहतर थीं और पूरी यात्रा सुगम और आरामदायक रही। प्रयागराज, वलसाड़, विशाखापट्टनम और संबलपुर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों ने भारतीय रेल द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया तथा अनारक्षित डिब्बों में भी बेहतर सुविधाओं और प्रबंधन की सराहना की। आराम से अंदर आप आए, बहुत अच्छा लगा। मेरी भी फेवरेट सीट है। बिहार में कहाँ? पटना जा रहे हैं। छठ की पूजा, छठ मैया की।
व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। बाहर से अंदर आने में दिक्कत हुई? नहीं। होल्डिंग एरिया सारा देखा आपने, कैसा है? अच्छा है। अंदर कितना समय लगा अंदर आने में? हमें मुश्किल से 10 मिनट लगा। भीड़ भाड़ तो पिछले 2 साल पहले जब गाँव गए थे, जा रहे थे तो ट्रेन में चढ़े हम दोनों आदमी थे। ये बोले अब गाँव नहीं जाना है, कान पकड़ते तो अब से गाँव नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार की व्यवस्था बहुत अच्छी। और देखिए पूरा प्रयास है। हाँ, RSC में आप लोग भी बहुत खुश हैं। कुछ सोशल मीडिया हैंडल यात्रियों में अनावश्यक दहशत पैदा करने के लिए भीड़भाड़ और यात्रियों की असुविधा को दर्शाने वाली पुरानी तस्वीरें और वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। रेलवे ने पिछले 5 दिनों में ऐसे 40 से अधिक भ्रामक मामलों की पहचान कर उन्हें चिन्हित किया है। भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। सीकर में पहली बार राजस्थान राज्य स्तरीय 9वीं पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन में करीबन 150 दिव्यांग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। हर स्ट्रोक में उनकी मेहनत और हर छलांग में उनका जुनून देखने को मिला। ये केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी, परंतु उनकी पहचान को एक नया मंच प्रदान करने का आयोजन भी था। तो आइए देखते हैं इस खबर को। सीकर जिले में पहली बार राजस्थान राज्य स्तरीय 9वीं पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में पूरे राजस्थान से लगभग 150 दिव्यांग खिलाड़ियों ने 106 इवेंट्स में हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि इन खिलाड़ियों को खेलों की मुख्य धारा से जोड़ना और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करना है। इस प्रतियोगिता में लगभग 150 से ज़्यादा पैरा स्विमर्स जो हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं। निश्चित रूप से पैरा खिलाड़ियों के लिए एक अलग मोटिवेशन यहाँ से मिलेगा और आगे आने वाले समय में सीकर के स्विमर्स जो पैरा स्विमर्स हैं उनको एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि पहले अपने जो स्विमिंग प्रतियोगिताएं एबल खिलाड़ियों की करवाई और उसके बाद सीकर आज टॉप स्विमिंग के अंदर पूरे राजस्थान में, इसी तरीके से पैरा में भी सीकर एक नया आयाम स्थापित करेगा। एक अलग तरह का मोटिवेशन इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन से मिलता है। सरकार की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में अच्छा बढ़ावा दे रहे हैं। आप मानिए कि 2012 ओलंपिक में करीब 1 मेडल आया था, 2016 में 4 मेडल आए थे एबल और डिसेबल में, और 2025 हुआ 24 उसमें 29 मेडल आए हैं। तो आप ये सरकार उनको बढ़ावा दे रही है। कुछ स्कीमें हैं, हॉस्टल भी खोल रही है, जैसे ग्वालियर में हॉस्टल है, राजस्थान सरकार भी दिव्यांगों के लिए हॉस्टल खोल रही है, एबल और डिसेबल दोनों के लिए खेल रही है। मान लो या ठान लो, अगर मान लोगे तो हार जाओगे, ठान लोगे तो कुछ कर बैठोगे। किसी भी कार्य के लिए डिसेबिलिटी मैटर नहीं करती है, आपकी एबिलिटी मैटर करती है कि आपके में अगर वो एबिलिटी है। आप देखो, हमारी कमियां निकालने के लिए लोग हैं, आप अपनी खूबियों पहचानो। पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं, आप आगे बढ़ो। तो कुछ चीज़ें होती है कि हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि कमियां वो निकाल लेते तो हमें फिर खूबियां पहचानने में दिक्कत नहीं आती है कि चलो ठीक है कमियां वो बता रहे तो खूबियां हम खुद ढूंढ के आगे जा सकते हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही मिलेगा आपको। और अगर हम जैसे लोग कर सकते हैं तो आप जैसे भी बहुत लोग कर सकते हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप अपने बच्चों को सबको प्रमोट कीजिए। आज के इस एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह दिवाली की रोशनी से पूरा देश जगमगा गया और साथ ही हर दिल में एक नई उमंग और एक नया उत्साह ने जन्म लिया। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।